की चिंता सब लोगों को थी कि महामारी कोरोना, और इस कोरोना से कैसे निपटा जाए। अभी तक की तैयारियां, अभी तक के निदान, वर्तमान परिस्थिति और आने वाले समय में क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं, इस सब के ऊपर प्राय सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी ओर से सुझाव दिए, अपनी वर्तमान स्थिति का वर्णन किया। भिन्न भिन्न प्रकार के विषय आए, लगातार प्रधानमंत्री जी ने सुने और प्रधानमंत्री जी ने अपने समापन बोधन में कुछ संकेत दिए, और उन संकेतों के आधार के ऊपर एक बात जो कही जा सकती है कि जिस लॉकडाउन की अवधि अभी 14 अप्रैल तक की गई थी, प्राय सबकी ओर से सुझाव था कि इस लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जो बीमारी है इसका स्वरूप चाहे वो धीरे धीरे भी बढ़ रहा है अपने देश में, भले उस गति से नहीं बढ़ रहा जिस गति से दुनिया के कुछ देशों में बढ़ गया, लेकिन फिर भी चिंता तो यह है ही। और इस चिंता में लगातार हर दिन किसी दिन 500, किसी दिन 600 देश भर में इतने केसेस पॉजिटिव कोरोना के ये बढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि किस प्रकार से कम हो। हरियाणा में भी कभी 20, 25, 30 ये केस प्रतिदिन बढ़ते हैं। अभी हम कोरोना की दूसरी स्टेज में हैं। कम्युनिटी के अंदर जो फैलाव होता है वो तीसरी स्टेज में जाकर होता है। मैं आशा करता हूं कि हम इसको दूसरी स्टेज में ही रोक कर रखें और तीसरी स्टेज पर न जाने दें। इतनी सब चर्चाओं के मध्य जो संकेत मिले हैं वो यही हैं कि कोरोना का ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये निश्चित रूप से 14 तारीख के बाद लगभग 2 सप्ताह के लिए तो अवश्य बढ़ने ही वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। विधिवत घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, लेकिन हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सारे देश के प्रधानमंत्रियों ने, सारे देश के मुख्यमंत्रियों ने, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इसी प्रकार की अपने सुझाव दिए, अपनी इच्छा व्यक्त की है। तो उसमें से 15 दिन का ये लॉकडाउन का पीरियड यदि बढ़ता है तो उसके लिए हमको तुरंत तैयार रहना है। और ये लॉकडाउन का पीरियड इस बार बढ़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसमें कुछ और बातें भी जोड़ी हैं। पिछले संबोधन में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जान है तो जहान है। आज उन्होंने इसमें एक नया आयाम दिया इसको, कि हमको जान भी बचानी है और जहान को भी बचाना है। तो जान बचेगी, हमारे जितनी भी सावधानियां हैं, हमारा जो लॉकडाउन पीरियड है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा मंत्र है, बाकी सब सावधानियां हैं, हमारे इलाज, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारा हेल्थ स्टाफ, ये सब उस काम में लगा है कि किसी की जान न जाए। लेकिन जहान बचाने का अर्थ है हमारी सामान्य गतिविधियां वो भी प्राय रुक सी गई हैं, और विशेष तौर पर आर्थिक गतिविधियां। अब इन आर्थिक गतिविधियों को लंबे समय तक रोकना ये शायद किसी भी प्रदेश के, किसी भी देश के यानी उसके हित में भी नहीं है, कठिन भी बहुत है, असंभव सा प्राय है। तो इस बार के लॉकडाउन के समय उन्होंने और जो संकेत दिए हैं कि इसको फेज्ड मैनर में हम इसकी व्यवस्था करेंगे कि हमारे लोगों के, खासकर का मजदूर है, किसान हैं, हमारे छोटे उद्योग हैं, ये किस प्रकार से चले। इसके लिए पूरे क्षेत्र को 3 भागों में बांट करके योजना बनाई जाने वाली है। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में केंद्र की ओर से भी योजना आएगी, हम प्रदेश के लोग भी अपनी योजना बनाएंगे, और उसमें 3 क्षेत्र में, एक वह क्षेत्र जहां कोरोना से प्रभावित लोग ये अधिक संख्या में हैं, जो लोग पीड़ित हो गए, जो इस वायरस के फैलने से संख्या बढ़ गई, उन क्षेत्रों को अभी रेड जोन एक प्रकार से हमने कहा है, और रेड जोन में हॉटस्पॉट जितने भी एरियाज़ हैं वो उसमें चिन्हित किए गए हैं। हरियाणा प्रांत में हमने 4 जिले, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूंह है और पलवल है, ये 4 जिले रेड जोन में, अर्थात रेड स्पॉट एक प्रकार से हॉटस्पॉट्स है। तो इनमें थोड़ा हमको सख्ती बरतनी पड़ेगी कि इसके एरियाज़ में हम शायद उस प्रकार की इकोनॉमिक गतिविधि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी न चला पाए। शेष पूरा जो प्रांत है 18 जिले, उनको आगे 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसके अंदर एक वल्नरेबल होंगे जिसको हम ऑरेंज कैटेगरी में रखेंगे, अर्थात जहां प्रकोप कोरोना का ये कम मात्रा में है, कोई कहीं कहीं पॉजिटिव केस है, या जहां अधिक संख्या में लोगों को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया, सर्वेलेंस में रखा गया, जहां विदेश के लोग ज़्यादा अपने परिवारों में आकर रह रहे हैं, क्वारंटाइन होकर के रह रहे हैं, उसको कुछ जिलों को हमें
और सेकंड कैटेगरी ऑरेंज कैटेगरी में रखना पड़ेगा, जिसको हम वल्नरेबल जोन कह सकते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी जहां कोरोना के प्रकोप का प्राय ना के बराबर है, बहुत कम है, बहुत कम संख्या में वहाँ लोग जो है सर्वेलेंस के अंदर रखे गए हैं, ऐसे कुछ जिले अथवा कुछ ब्लॉक्स, इसको जिले के नीचे ब्लॉक लेवल पर या शहर लेवल पर भी जाकर के उसका निर्णय किया जाएगा और 1 या 2 दिन में ये सारी कैटेगराइजेशन, सारा वर्गीकरण ये हो जाएगा और उस प्रकार से काम करने के लिए कुछ ना कुछ सहूलत, कुछ छूट ये देने की बात आई है। लेकिन इसमें भी जो नियम है उनका पालन निश्चित रूप से करना पड़ेगा। लॉकडाउन सब तरफ रहेगा, तीनों प्रकार के जोन में रहेगा, किसी प्रकार की उसमें ढील नहीं होगी। काम करते समय अवश्य जहां लॉकडाउन की स्थिति है वहां प्रधानमंत्री जी ने शब्द प्रयोग किया कि लॉक इन की स्थिति बनानी पड़ेगी। लॉक इन की स्थिति यानी अपने जो काम करने वाले लोग हैं, कम संख्या वाले जो संस्थान हैं, जो मध्यम वर्गीय जो संस्थान हैं अथवा एमएसएमईज हैं, लघु उद्योग के संस्थान हैं, जहां कम संख्या में लोग काम करते हैं, उनको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग की सारी प्लानिंग खुद बनानी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग जो प्लान है वो जिसकी पास होगी उन्हीं को काम करने के लिए छूट मिलेगी। अर्थात फैक्ट्री के अंदर, परिसर के अंदर उन सब लोगों को दूरी बना करके काम करना, रात्रि को वहीं रहना, वहीं उनके भोजन आदि की व्यवस्था, वो लोग अपने संस्थान से बाहर न निकलें, इस शर्त के ऊपर भी उन संस्थानों को चलाने का एक प्रावधान बनाया जाएगा। और इसमें मैं छोटे उद्योग जितने हैं, छोटे संस्थान, व्यापारिक संस्थान, सबसे निवेदन करता हूं कि वो आज ही बैठ करके अपनी प्लान बनाएं और हम सोशल डिस्टेंसिंग प्लान की कमेटियां भी बनाएंगे। वो कमेटियां स्थानीय स्तर के ऊपर, गांव के स्तर पर भी होंगी, ब्लॉक के स्तर पर भी होंगी, जिला के स्तर पर भी होंगी, शहर के स्तर पर भी होंगी। उन सब सोशल डिस्टेंसिंग प्लान कमेटीज़ के माध्यम से ही अनुमति मिलेगी कि कौन से उद्योग को चलाया जा सकता है। हमारा कच्चा माल जो है उसको विधिवत आने जाने के लिए अनुमति होगी, हमारा जो फिनिश्ड गुड्स है, पक्का माल है, उसको भी आने जाने की सहमति अनुमति होगी। लेकिन लोगों का आना जाना उसके लिए हमको सीमित रखना पड़ेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की व्यवस्था में कम से कम इस बीमारी को, इस महामारी को फैलने से हम रोक सकें। इसकी ज़रूर हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी भी एरिया में यदि हमको पास भी मिलता है, बाहर जाना किसी अनुमति से हम अवसर भी मिलेगा, तो उसमें कुछ सावधानियां विशेष तौर पर हर किसी को काम करते समय अथवा बाहर निकलते समय अपने मुख को कवर करना होगा, ताकि इसकी जो वायरस की जो फैलने की उससे हम बच सकें, वो फैलने ना पाए। तो अपने यानी मुख के कवर को, फेस मास्क जिसको कहते हैं, उसको लगा करके ही चलना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था प्राय सब जिलों में हो चुकी है। हम जहाँ भी जाएं फेस मास्क लगा करके ही बाहर निकलें। घर में काम करें तब भी फेस मास्क लगा करके काम करें। उद्योग में, व्यापार में, जहाँ करें फेस मास्क लगाना, इसको हम अपने जीवन का, जैसे बाकी हम कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार से इसको भी अपना अंग बनाएं। इसका ज़रूर हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से ऐसे अवसरों पर प्रधानमंत्री जी ने एक विषय और ध्यान में कराया है कि कहीं व्यवसाय के नाते से लोगों में लालच जब बढ़ता है तो कुछ कालाबाजारी शुरू हो जाती है, चीज़ों का संग्रहण शुरू हो जाता है। इसको भी न हम करेंगे, न किसी को करने देंगे। प्रशासन तो इसका ध्यान रखेगा ही, लेकिन जनता को भी जागरूक रहना है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी जानकारियाँ ये प्रशासन को अवश्य आप लोग देंगे। जहाँ उद्योग का विषय है, इस उद्योग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन अर्थात बिल्डर्स, उनके लिए भी एक जानकारी, ताकि वो अपने जो कारीगर हैं, अपने मजदूर हैं, उनको उचित दूरी पर काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का वो फार्मूला रख करके और धूल आदि भी ना उड़े, इसलिए उन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपनी प्लान बनाएं और प्लान बना करके सोशल डिस्टेंसिंग कमेटी, इनको प्लान कमेटी को हम जमा करा देंगे और वो लोग उसका निरीक्षण करके और हमको एक सर्टिफिकेट देंगे। हमको भी अपनी ओर से एक एफिडेविट देना होगा कि हम लोग इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ये प्रावधान इसको बना करके रखेंगे, तभी इस सारे काम को हम लोग करवा पाएंगे। इसी प्रकार अभी जैसे हम बाजार में भी जाते हैं अथवा ज़रूरी काम से हम किसी क्षेत्र में बाहर भी निकलते हैं, अर्थात मार्केट में हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं, देखा ये जा रहा है कि वहाँ कहीं कहीं सुबह शाम भीड़ होती है। हमने प्रावधान किया है कि ऐसी जो आवश्यक
जो चीज़ें हैं एसेंशियल गुड्स, उसके वितरण के जो स्थान हैं वहाँ उनका समय इसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रातःकाल जल्दी से लेकर के सायंकाल देर तक भी अगर उनका समय हम खुला रखते हैं, ताकि लोगों को एक साथ भीड़ ना लगे और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अपना प्रावधान ये लागू करने में कठिनाई ना आए। विशेष तौर पर बैंक्स में, क्योंकि अब हर किसी को चाहे सहायता के रूप में, चाहे उनकी मासिक सैलरी के रूप में उनको पैसा बैंक में मिलना शुरू हुआ है, और पेंशन्स भी वो भी मिलनी शुरू हुई हैं। हमने ये ध्यान रखा है कि इसको धीरे धीरे दिन बांट करके एक स्टैगर्ड तरीके से हम 15 दिन के अंदर हमने प्रारंभ से लेकर के और 20 तारीख तक तिथियां निश्चित की हैं कि किस दिन किसकी सैलरी पेंशन ये जाएगी। केंद्र की ओर से भी 500 रुपया हर एक हमारी बहन के खाते में जनधन योजना का जो अकाउंट है उसके अंदर भेज दिया गया है। किसानों के लिए भी जो किसान मानधन पैसा है उसका भी 2000 रुपया प्रति खाते में इस महीने की किस्त वो भेजी गई है। जिस दिन भी पैसा हमारे बैंक में आएगा कोशिश की गई है कि आपको एसएमएस के द्वारा उसकी जानकारी भी मिल जाए, लेकिन जानकारी मिलती है उससे पहले बैंक में जाने की कोशिश न करें। और उसके बाद भी हम एक प्रावधान कर रहे हैं, हमने बैंक के लोगों को कहा है कि आप एक प्रावधान करिए ताकि घर बैठे जो बैंक में आना चाहता है व्यक्ति पैसा निकालने के लिए वो अपना एसएमएस करे अथवा कोई ऐप आप लागू कर दें, उसको घर बैठे ही पहले टोकन मिल जाए। अगर उसको समय और टोकन नंबर ये मिलता है तो निश्चित समय पर कोई व्यक्ति बैंक में आएगा, ताकि वहाँ आकर के हमको देर तक इंतज़ार ना करनी पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारी बनी रहे। इसका भी एक प्रयोग करके आपको 1 या 2 दिनों के अंदर ये बता दिया जाएगा। मित्रों, इस समय डॉक्टर्स सामान्यतः इस महामारी की लड़ाई के लड़ने के लिए अपने अपने हॉस्पिटल्स में लगे हैं। सामान्य बीमारियों के लिए भी हमने निवेदन किया था कि आप लोग अस्पतालों में जहां जिनको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है या मेडिकल कॉलेज जहां कोविड के स्पेसिफिक कोविड के इलाज चल रहा है वहां ना जा करके और दूसरे अस्पतालों में जाएं। फिर भी कहीं कहीं ये कठिनाई आ रही है तो उसके लिए प्रावधान मैंने लागू किया है। टेली मेडिसिन का भी प्रावधान लागू किया गया है। टेली मेडिसिन में हम इंटरनेट के माध्यम से अपनी सारी हिस्ट्री बता करके और दवाई का लेने का काम कर सकते हैं। सब डॉक्टर्स को इस प्रावधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दे दिए गए हैं, उनके डॉक्टर्स के अलग से नंबर भी मिल गए हैं। हम टेलीफोन करने पर भी डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि वो डॉक्टर आपको टेलीफोन के ऊपर भी आपका रोग पूछ करके, बीमारी पूछ करके और दवाई प्रेस्क्राइब कर सकता है और वो दवाई हम लेकर के अपना इलाज करा सकते हैं। इसी प्रकार हमने विचार किया है कि मोबाइल डिस्पेंसरीज इसकी भी संख्या बढ़ाई जाए। अभी तक 250 मोबाइल डिस्पेंसरीज के माध्यम से स्थान स्थान पर जा कर के और ये दवाई दी जा रही है। अभी हम इसकी जो संख्या है वो बढ़ा करके बहुत जल्दी 500 मोबाइल डिस्पेंसरीज ये करने जा रहे हैं, ताकि हमें दवाई लेने में जो डॉक्टर हमारे पास साथ आएंगे मोबाइल डिस्पेंसरी में, हमें अपनी दवाई लेने के अंदर कठिनाई न हो, इस व्यवस्था को भी हम लोग कर रहे हैं। एक विषय और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमको एक आरोग्य सेतु ये ऐप है, इस ऐप को भी अपने स्मार्टफोन के अंदर लोड करना चाहिए। जिसके पास स्मार्टफोन है अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु इस ऐप को लोड करें। इसका लाभ ये होगा कि हम यदि किसी कठिनाई को महसूस कर रहे हैं तो उसमें अपनी जानकारियां दे करके और आरोग्य सेतु ऐप हमको बता देगा कि हमको आगे क्या सावधानी बरतनी है, कहीं इलाज कराना है तो कहाँ कराना है। एक बड़ा लाभ ये होगा। दूसरा लाभ ये होगा, यदि हमारे आसपास बहुत निकटता से कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है और उसने भी आरोग्य सेतु ऐप लोड किया हुआ है और सामने वाला व्यक्ति यदि किसी कठिनाई से या महामारी से छोटे मोटे भी उसके अंदर सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो हमको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी कि एक व्यक्ति हमको मिलने के लिए आया है, उसके अंदर ये लक्षण हैं। या कहीं दुर्भाग्य से मानो हमारे अंदर भी कोई ऐसा लक्षण प्रतीत होता नजर आएगा तो दूसरे व्यक्ति को जो हमारे साथ आया उसको भी जानकारी मिलेगी। ऐसी सब जानकारियां हमें हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है उन तक भी अपने आप पहुंचेंगी, ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई मानो हमें नहीं पता लगे या पता लगते ही हमारे स्वास्थ्य केंद्र को भी पता लग गई तो हमें संपर्क करके और इस बीमारी में से हमको बचाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी सुविधा ये केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको लागू कराया है। इसको बड़ी संख्या में आरोग्य सेतु इस ऐप को हमको डाउनलोड करना चाहिए, इसका हमको अपना लाभ हो जाएगा। मित्रों, अभी जैसा
2 दिन पहले मैंने किसानों को निवेदन किया था। बहुत बड़ी चिंता प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की कि हमारे इस आर्थिक सब विषयों को लेकर के खेती ये हमारा बड़ा विषय है और इस समय किसान की फसल वो कटाई के लिए वो तैयार है और बल्कि बहुत लोगों ने तो निकाल भी ली अपनी फसल, मंडी में बेचने के लिए वो तैयार बैठे हैं। हमने उसका एक टाइम टेबल घोषित कर दिया है जो 20 अप्रैल से गेहूं की हमारी जो प्रोक्योरमेंट ये शुरू हो जाएगी और 15 अप्रैल से उससे पहले जहाँ जहाँ सरसों है सरसों की भी हो जाएगी। बहुत स्थानों पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूर जो हमारे इस इलाके में दूसरे प्रांतों से आया करते थे वो या तो चले गए अपने अपने घरों को या उधर से आने के लिए जो इन दिनों में आते थे उनको आने में कठिनाई हो रही है। तो मैंने निवेदन पहले भी किया है, आज भी कर रहा हूँ कि किसान का हर परिवार वो अपने आप को इस बार मालिक के साथ साथ घर का काम है स्वयं करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उस मजदूर की भूमिका भी निभानी पड़े तो स्वयं निभाएं। आखिर कोई काम इस प्रकार का नहीं होता जिस काम को करने के लिए हमको संकोच हो, हमारा अपना काम है। इसलिए हमें ज़मीन के साथ जुड़ करके कोई भी कितना भी श्रेष्ठ अपने आप को मानता हो, बड़ा मानता हो, नौकरी करता हो, तो उसको कभी भी अपने काम को, घर के काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस बार परिस्थिति ऐसी बनी है कि सब लोग मिल करके, हाँ, सहयोग के लिए गांव में जो मजदूर हैं उनका तो हम उपयोग करेंगे ही। मनरेगा के जो मजदूर हैं, हमने वहाँ के बीडीपीओ को ये कहा है कि जहाँ जहाँ मनरेगा के मजदूर हैं उनको भी बुला करके किसानों को कहना चाहिए कि उनको उनकी सैलरी दे करके, दैनिक उसकी दिहाड़ी दे करके उनसे भी काम कराना चाहिए। जो मजदूर हमारे यहाँ कैंपों में रुके, रिलीफ कैंप्स में, लगभग 15,000 अभी भी उन कैंप्स में मजदूर हैं जो दूसरे प्रांतों के हैं। हम उनसे भी उनकी इच्छा जानकारी ले रहे हैं कि यदि खेतों में काम करने के लिए तैयार हों तो आसपास के किस गाँव में जा कर के वो काम कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार आज प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया उसमें से बहुत से जो संकेत दिए वो मैंने आपके सामने रखे हैं और उसमें से एक संकल्प लेने की बात उन्होंने कही है कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं कि इस जिस काम को हम कर रहे हैं ये हमारा सबका काम है। किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक गांव का, एक शहर का, एक जिले का ये काम नहीं है, बल्कि ये हमारा सबका काम है और सबके काम के लिए हम एकजुट होकर के काम करेंगे, ये उन्होंने आह्वान किया है। और यदि एकजुट होकर के काम करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इस कोरोना की बीमारी को हम मुकाबला ना कर सकें, इसको हरा ना सकें। और मैं तो सामान्य व्यक्ति, चाहे वो मजदूर है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट आज मजदूर पर है, किसान पर है, छोटे दुकानदार पर है, आम आदमी पर संकट है। अब अभी तक हो सकता है वो अपने अपने परिवार की बात करता हो, लेकिन हमको अपना तो चिंता करनी है, अपने परिवार की चिंता करनी है, लेकिन सबने मिल करके काम करना है। किसान जैसे आज जूझ रहा है, जिस भी परिस्थिति में है, उसकी फसल का एक एक दाना मैं सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से खरीदेंगे, किसी का दाना छोड़ेंगे नहीं। समय उसमें अधिक लग सकता है क्योंकि मंडियां भी हमने इस बार परचेज सेंटर्स 2000 के लगभग बनाए हैं, मजदूरों की भी कमी है। हमने बोरियां देने के लिए उनको कहा है, जो किसान इसको होल्ड कर सकता है, अपने पास अपने घर में रख सकता है, तो 1 महीना 2 महीने के लिए अपने पास रखे और जैसे ही उसको सूचना मिलेगी, संकेत मिलेगा, उसके बाद वो मंडी में लेकर के आएगा। इस बार कोई भी कष्ट है वो सब हमने मिल करके उठाना है, देश और समाज के लिए उठाना है। अपनी जो ये रबी की कटाई, इसकी फसल की बिक्री ये तो सब होगा ही, साथ ही खरीफ की फसल ये भी हमने बुआई करनी है, उसकी तैयारी भी हमको साथ साथ करनी है। इसके लिए अगली तैयारी आप स्वयं अपनी तो करेंगे ही, सरकार की ओर से जो आवश्यक होगा, खाद होगा, बीज होगा, ये सब भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। बैंकों के अंदर जो आपने फसली ऋण ले रखा है उसके लिए भी समय हमने आगे बढ़ा दिया है कि जब आपके पास अगले 2 महीने में पैसे आते हैं तभी आपने जमा कराने हैं। उसके लिए भी आपका जो ब्याज पहले प्रदेश की ओर से 4% दिया जाता था, वो प्रदेश की ओर से 4% का ब्याज की छूट आपको रहेगी। केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को भी सभी मुख्यमंत्रियों ने निवेदन किया है कि वो भी अपनी ओर से कोई सहायता किसानों की इन 2 महीने या 3 महीने की जो डिले होता है, जो देरी होती है, उसकी कोई ना कोई सहायता केंद्र सरकार करे, ऐसा आपकी ओर से हमने उनको भी कहा है। खरीफ की फसल की तैयारी भी आप लोगों को करनी है, हम सरकार की ओर से हर प्रकार का सहयोग आपका करेंगे। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि जैसे
प्रदेशों ने एक दूसरे की सहयोग करने की बात भी कही है। आज प्रदेशों ने, किसी ने अपने प्रदेश की बात नहीं कही, बल्कि सभी प्रदेशों की ओर से सब बातें कही गई हैं। पूरा देश आज एक दिख रहा था। मैं ऐसे ही, चाहे हमारे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, चाहे हमारे मजदूर भाई हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग, हमें गांव में भी रह करके हमारा पूरा इकाई, यूनिट, पूरा गांव, पूरी बिरादरी, ये सब एक होकर के यदि इस काम को करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो निश्चित हमारी विजय होगी। और जैसा मैं हर बार कहता हूं कि हरियाणा से कोरोना हारेगा, भारत भारत से भागेगा, ये अंडरलाइन हर बार मैं कहता हूं। पुनः इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।